उसके बाद बात आती है टैक्स ऑडिट की। अभी हमने देखा कि किन किन व्यक्तियों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस लिए मेंटेन कराए जाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसलिए मेंटेन कराए जाते हैं ताकि जो असेसिंग ऑफिसर है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको सही सही पता लग सके कि किस तरह आपने जो है अपनी जो टोटल इनकम कंप्यूट की, किस तरह आपने उस पर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की और किस तरह अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया। तो अब बात आती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके द्वारा मेंटेन की गई, अब उस पर कैसे भरोसा किया जाए कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की वो सही है, आपने उसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं की है, आपने उसके अंदर कोई भी चीटिंग नहीं की है। तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑडिट का प्रोविजन डाला गया। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। दैट मीन्स आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाएगा कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की, क्या वो एज पर इनकम टैक्स सही प्रिपेयर की है या नहीं। और ये जो चेकिंग है, ये चेकिंग की जाती है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अब बात आती है कि ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कब आती है। क्या ईच एंड एवरी केस में जो है हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी होगी, या फिर किसी स्पेशल केस के अंदर ही हमें जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो है ऑडिट कराना होगा। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 44AB। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई, अगर आप उन कंडीशंस के दायरे में आते हैं तो ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे, अदरवाइज आपको बुक्स ऑफ ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बताया गया कि एवरी पर्सन, प्रत्येक वो आदमी, प्रत्येक वो व्यक्ति जो क्या कर रहा है, कैरिंग ऑन बिजनेस, जो कोई बिजनेस रन कर रहा है, और इफ हिज टोटल सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इन द बिजनेस एक्सीड्स ₹100 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और उसके बिजनेस की जो सेल है, उसके बिजनेस की जो टर्नओवर है, उसके बिजनेस की जो ग्रॉस रिसीट है, अगर वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ रुपए से एक्सीड कर जाती है, तो ऐसे में क्या करना होगा, ऑडिट कराना होगा बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद बताया गया अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशन रन कर रहा है, तो ऐसे में प्रोफेशन के केस में बताया गया कि उसकी जो ग्रोस रिसीट्स है, अगर वो 50 लाख रुपए को एक्सीड कर जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ऐसे में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे, तो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति 44AD, 44ADA और 44AE के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को फॉलो करता है, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत एक सर्टेन परसेंटेज बताई गई कि आपको जो प्रॉफिट है उस सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा डिक्लेयर करना होगा, उससे कम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति उससे कम डिक्लेयर करना चाहता है, मान लीजिए उसकी टर्नओवर थी 1 करोड़ रुपए, और 44AD सेक्शन के तहत कहा जाता है कि अगर जो है आप अपनी टर्नओवर का 8% या उससे ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, तो ऐसे में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो 1 करोड़ रुपए का 8%, 8% हो जाता है 8 लाख रुपए। तो हमें क्या करना होगा, कम से कम 8 लाख रुपए का प्रॉफिट, 8 लाख रुपए की इनकम डिक्लेयर करनी होगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अपनी इनकम को 8% से कम डिक्लेयर करना चाहता है, मान लीजिए वो 5% जो है 5 लाख रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहता है ऑन द टर्नओवर ऑफ ₹1 करोड़। तो ऐसे में कहा गया कि जो व्यक्ति उस सर्टेन परसेंटेज से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहता है, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इफ इनकम ऑफ एनी पर्सन इज टू बी कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE on presumptive basis, but such person has rejected presumptive income, in such case such person shall be required to get his accounts audited. The account should be audited by a chartered accountant and the audit report should be submitted at least by the last date of filing of return of income. तो ऑडिट की जाएगी बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा जिसको ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, और उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो बताएगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं वो सही मेंटेन किए गए हैं या उसके अंदर कुछ कमियां हैं। और वो किसको बताएगा, वो बताएगा गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ध्यान रखें कि टैक्स ऑडिट का मतलब ये है कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, और अगर आपकी जो इनकम है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत
डिक्लेयर की जाने वाली इनकम से कम इनकम आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। उसके बाद बताया गया, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन हु डिक्लेयर्स प्रॉफिट एंड गेन फॉर प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AD and his total income gross receipts as the case may be in business does not exceed ₹2 crore in the previous year। यहां पर बताया गया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को फॉलो कर रहा था और उसने अपनी जो टर्नओवर थी उसका जो सर्टेन परसेंटेज था उतना प्रॉफिट या उससे ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, तो ऐसे में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है मेंटेन कराने की जरूरत नहीं है और ना ही ऑडिट कराने की जरूरत है। उसको ऑडिट कराने की जरूरत तब है जब वो उस सर्टेन परसेंटेज से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करता है। अब वो सर्टेन परसेंटेज कितनी है उसको अभी हम थोड़ी देर में जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है वो 2 करोड़ रुपए तक ही जो है ली जा सकती है। अगर किसी की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की 2 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है टर्नओवर है तो उसको जो है ऑडिट कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और अगर किसी व्यक्ति की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए के बीच है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर चला जाए या फिर उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, ऑडिट करानी होगी, क्योंकि यहाँ पर लिमिट दी गई है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर बिजनेस की जो है ग्रोस रिसीट है, टर्नओवर है, सेल है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के साथ साथ जो है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना भी कंपलसरी है। तो ध्यान रखें, 1 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर के बीच आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराएं या फिर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत जाकर जो है सर्टेन परसेंटेज या उससे ज्यादा का प्रॉफिट डिक्लेयर करें, उससे ज्यादा की इनकम डिक्लेयर करें। तो चलिए, उसके बाद बताया गया पेनल्टी फॉर वायलेशन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AB सेक्शन 271 B। अब मान लीजिए मेरी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी लेकिन मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कराया, तो ऐसे में मेरे ऊपर जो है क्या कंसिक्वेंसेस रहेंगे। तो ऐसे में बताया गया आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी होगी 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 1,50,000 रुपीज विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी टर्नओवर थी 1 करोड़ 20 लाख रुपए और मैंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को फॉलो नहीं किया, तो ऐसे में मुझे क्या करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे, लेकिन मैं नहीं करा सका। तो यहाँ पर जो आपकी पेनल्टी आती है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का 0.5% जो कि रहता है 60,000 रुपीज और 1,50,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, तो आपकी यहाँ पर पेनल्टी होती है 60,000 रुपीज। तो इस तरह जो है आपको यह पेनल्टी देनी होगी। हालांकि यह पेनल्टी आपको डायरेक्टली पे नहीं करनी होती है। जब इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत थी और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराए हैं और आपने जो है एक नॉन कंप्लायंस किया है, इसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, तो इन दैट सिचुएशन आपको यह पेनल्टी पे करनी होगी। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हैज टर्नओवर ऑफ हिज business rupees 1 crore 5 lakh. He has failed to get his accounts audited. In this case, penalties may be imposed amounting rupees 52,500. But if his turnover was rupees 4 crore rupees, penalty imposable shall be 2 lakh, but a maximum up to rupees 1,50,000 rupees. तो आपको करना क्या है, 0.5% of the turnover और 1,50,000 which ever is lower जो होगा वो आपकी पेनल्टी होगी। चलिए, उसके बाद यहां पर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया बाय द बजट 2020। अभी हमने डिस्कस किया था कि आपको क्या करना है, आप अपनी सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देख सकते हैं। पहला पार्ट आपकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए या उससे कम है। दूसरा पार्ट आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ रुपए तक है। और तीसरा पार्ट जो आपकी टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 5 करोड़ रुपए तक है। और अब चौथा पार्ट यहां पर बन जाता है आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो पहले हम बात करते हैं इस पार्ट की। तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको ईच एंड एवरी केस में जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत है। आपके लिए यहां पर कोई भी छूट नहीं दी गई है।
आपकी टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। उसके बाद बात आई उन लोगों की जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 5 करोड़ रुपए तक है। तो यहां पर ध्यान रखें, 2 करोड़ रुपए से ऊपर मैंने आपको बताया था प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं किया जा सकता। जिन भी व्यक्तियों की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है वो प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत जो है अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब इसका मतलब यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि ऑडिट के लिए लिमिट दी गई 1 करोड़ रुपए और यहाँ पर टर्नओवर मेरी हो गई 2 करोड़ रुपए से ज्यादा और प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में मैं जा नहीं सकता। तो ऐसे में यहाँ पर ऑडिट कराना मेरे लिए क्या हो गया, कंपलसरी। लेकिन बजट 2020 के जरिए यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई, अगर आप वो कंडीशन पूरी कर देते हैं तो ऐसे में आपकी टर्नओवर भले ही 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने होंगे और यह छूट दी गई अप टू 5 करोड़ रुपीज। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि आपकी जो टर्नओवर है आप उसका 5% कैलकुलेट करेंगे और जितनी यह अमाउंट आती है आपने ड्यूरिंग द ईयर उससे ज्यादा कैश पेमेंट या कैश रिसीट्स ना की हो। मान लीजिए मेरी टर्नओवर है 4 करोड़ रुपए, तो इसका 5% हो जाता है 20 लाख रुपीज। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर मैंने कैश पेमेंट या कैश रिसीट्स दोनों मिलाकर 20 लाख रुपए से ज्यादा जो है नहीं की है तो ऐसे में जो है मुझे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने जो है कैश पेमेंट प्लस कैश रिसीट्स जो है 5% से ज्यादा कर दी है तो ऐसे में मुझे ऑडिट कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और ये जो छूट आप देखेंगे ये देखेंगे 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के बीच। उसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट इस स्लैब के अंदर जहां पर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ रुपए तक है। अब यहां पर मेरे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन ऑडिट कराने का, क्योंकि मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को फॉलो नहीं करना चाहता। दूसरा ऑप्शन, मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को फॉलो कर लेता हूं और ऑडिट नहीं कराता। तीसरा ऑप्शन 5% ऑफ कैश पेमेंट प्लस कैश रिसीट्स। जितनी मेरी टर्नओवर है उसका 5% मैं कैलकुलेट करता हूं और अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मैंने जो कैश पेमेंट है और जो कैश रिसीट्स है वो दोनों मिलाकर 5% को एक्सीड नहीं की है तो इन दैट सिचुएशन मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 चीजें आपको यहां पर देखनी है जिनकी भी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ रुपए तक है। और उसके बाद बात आती है जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है। तो इनके केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करने होंगे लेकिन ऑडिट कराने के लिए आपकी लायबिलिटी नहीं है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो ये थी ऑडिट के रिगार्डिंग। इसके अलावा हम सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE को जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर कुछ बातें और हमें समझने को मिलेंगी। बस आपको यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग। 3 बातें आप ध्यान रखें, अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, प्रोफेशन के केस में ग्रोस रिसीट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में चले जाते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम 2 करोड़ रुपए तक ही ऑप्ट की जा सकती है, 2 करोड़ रुपए से ऊपर आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो है नहीं दी जाती है। उसके बाद कहा गया कि जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, अगर उनकी कैश पेमेंट और कैश रिसीट्स दोनों मिलाकर टर्नओवर का 5% जो है उसको एक्सीड नहीं करती हैं तो ऐसे में उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। और जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनको ईच एंड एवरी केस में जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो ये प्रोविजंस बेसिकली आपको टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग याद रखने हैं। चलिए उसके बाद यहां पर जो लीगल टेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 44AB का, आप उसको रीड करेंगे तो यही जो बातें अभी तक हमने की वही बातें यहां पर लिखी गई हैं।
क्लोज ए में बताया गया है बिजनेस के केस में अगर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अगर जो टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और जो कैश पेमेंट और कैश रिसिट्स जो है वो टोटल टर्नओवर का 5% को एक्सीड नहीं करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होगी। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो 5 करोड़ रुपए तक की कंडीशन बताई गई, जहां पर कहा गया कि आपको कैश रिसिट्स और कैश पेमेंट्स जो है दोनों मिलाकर देखनी है कि वो टर्नओवर का 5% को एक्सीड नहीं करती, वो सिर्फ इन केस ऑफ बिजनेस आपको यह ऑप्शन दिया गया है। इन केस ऑफ प्रोफेशन जो है सिर्फ 50 लाख रुपए तक की आपको लिमिट दी गई है, उसके ऊपर जो है आपको जो है ऑडिट कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। कैरिंग ऑन प्रोफेशन एक्सीड्स रुपीज 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। तो यहां पर ध्यान रखें बिजनेस के केस में 1 करोड़ रुपीज और प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपीज आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ऑडिट कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सिर्फ यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी गई इन केस ऑफ बिजनेस, अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और जो आपकी कैश पेमेंट और जो कैश रिसिट्स है वो दोनों मिलाकर जो है आपकी टोटल टर्नओवर का जो 5% बनता है उसको एक्सीड नहीं करती है, तो ऐसे में जो है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अप टू 5 करोड़ रुपीज। हाँ, अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद यहां पर बताया गया था इसी के अंदर कि अगर आप सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को फॉलो करते हैं तो इन दैट सिचुएशन आपको जो है ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई को रीड करेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि जितना मिनिमम प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना है, मैंने बताया था एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा प्रॉफिट आप डिक्लेयर करेंगे तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस सर्टेन परसेंटेज से कम प्रॉफिट, कम इनकम डिक्लेयर करेंगे तो आपको क्या करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और ऑडिट करानी होगी। यही बात यहां पर आपको बताई गई है कि इन एनी केस अगर क्या करते हैं आप, he has claimed his income to be lower than the profits or gain or so deemed to be the profit and gain of his business as the case may be। और यहीं पर यहाँ पर बताया गया if he has claimed such income to be lower than the profits and gain so deemed to be the profit and gain of profession and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax। और सेम चीज यहाँ पर बताई गई कि in case his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax। तो बेसिकली क्या है, वो जो सर्टेन परसेंटेज है उससे कम प्रॉफिट आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट भी कराना होगा। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 44 AB के अंदर और क्या क्या बातें हमें बताई गई। 44 एडी के 44 AB के अंदर जो है आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात होती है कि आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या है ऑडिट कराते हैं। तो अब उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या ड्यूटी है, वो एक रिपोर्ट बनाता है जिसको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है और वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किसको फर्निश की जाती है, टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब उसमें देखता है कि सीए के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा क्या कोई कमी पाई गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के द्वारा, क्या उसने कोई कमी जो है उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन की है, रिपोर्ट की है। और अगर उसने कोई कमी जो है मेंशन की है, रिपोर्ट की है, तो हो सकता है जो है इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर आपसे उस कमी के रिगार्डिंग, उस जो है जो आपने नॉन कंप्लायंस है उसके रिगार्डिंग आपसे पूछ सकता है कि वो कमी क्यों है, आपने वो नॉन कंप्लायंस क्यों किया। अब बात आती है कि वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। देखिए ऑडिट दो तरह की हो सकती है, ऑडिट अंडर इनकम टैक्स और अंडर एनी अदर लॉ। अगर जो ऑडिट की जा रही है वो अंडर इनकम टैक्स की जा रही है तो ऐसे में 3CB प्लस 3CD, 3CB के अंदर आपकी ऑडिट रिपोर्ट होती है और 3CD आपका अनेक्जर होता है। ये जो है ऑडिट रिपोर्ट फर्निश की जाती है बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन
अगर जो ऑडिट की जा रही है वो अंडर एनी अदर लॉ भी की जा रही है तो ऐसे में फॉर्म यूज किया जाता है 3CA प्लस 3CD। 3CD के अंदर है, 3CA के अंदर आपकी ऑडिट रिपोर्ट होती है और 3CD आपका एनेक्जर होता है साथ में ऑडिट रिपोर्ट के साथ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो आपको पता है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर पर जो है सेक्शन 44AB के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना होगा। लेकिन ये ऑडिट तो आपने कराई इनकम टैक्स एक्ट के तहत, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उन पर एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट 2013, और जिसके तहत प्रत्येक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो है कंपनी ऑडिट करानी कंपलसरी है। उनको जो है कंपनी ऑडिट के तहत जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट कराए जाते हैं। तो यहां पर बात आई कि प्राइवेट लिमिटेड के लिए अंडर एनी अदर लॉ भी क्या है, ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। तो इन दैट सिचुएशन जो है 3CA प्लस 3CD फॉर्म फाइल किया जाएगा बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर मान लीजिए एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है और उसको एनी अदर लॉ, किसी अन्य लॉ के तहत ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इनकम टैक्स के तहत ऑडिट करा रहा है, तो ऐसे में 3CB प्लस 3CD फॉर्म फाइल किया जाएगा बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहां पर कहा गया द ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी फर्निश्ड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो फॉर्म्स बताए गए, फर्स्ट फॉर्म है 3CA इन रिस्पेक्ट ऑफ ए टैक्स पेयर कैरिंग ऑन ए बिजनेस और प्रोफेशन एंड हु इज ऑलरेडी मैंडेटेड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। तो अगर मैं बात करूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ऑलरेडी कंपनीज एक्ट के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की कंपलसरी लायबिलिटी है। तो ऐसे में जिन भी व्यक्तियों को, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सोसाइटी की, तो सोसाइटी की जो है सोसाइटी एक्ट के तहत जो है कंपलसरी ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति जिनको किसी एनी अदर लॉ के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की मैंडेटरी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, उनके लिए जो है फॉर्म 3CA फाइल किया जाएगा। और उनके अलावा जो बच जाते हैं उनके लिए फॉर्म फाइल किया जाएगा 3CB in respect of a taxpayer carrying on business or profession who is not required to get his accounts audited under any other law। तो इनकम टैक्स एक्ट के अलावा और किसी एक्ट के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर बताया गया ए प्रोप्राइटरशिप एंटिटी और ए पार्टनरशिप फर्म having turnover of more than 1 crore rupees and not opting for presumptive income scheme is not required to get his accounts audited under any other law except income tax law. So it will furnish form 3CB along with either of the form। दोनों में से कोई भी ऑडिट रिपोर्ट जो है आप फर्निश करें, उसके साथ जो है एक फॉर्म 3CD जो है एक अनेक्सर जो है वो आपका सबमिट किया जाता है बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट which forms part of the audit report and contains the prescribed particulars। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए। अगर आप एक कंपनी है, अगर आप एक सोसाइटी है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको इनकम टैक्स एक्ट के अलावा किसी एनी अदर लॉ के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में जो है आपके लिए फॉर्म 3CA विद फॉर्म 3CD फाइल किया जाएगा। और अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आप एक पार्टनरशिप फर्म है और आपकी जो टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, आपको सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो इन दैट सिचुएशन जो है आपके लिए फॉर्म 3CB अलोंग विद फॉर्म 3CD फाइल किया जाएगा। चलिए उसके बाद जो है हम आते हैं अपने स्पेशल प्रोविजन पर, सेक्शन 44AD पर। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। दैट मीन्स आपके जो भी सेल रिकॉर्ड्स हैं, परचेज रिकॉर्ड्स हैं, जो भी एक्सपेंडिचर्स आपके इनकर किए जाते हैं बिजनेस के अंदर, जो भी आपकी इनकम होती है बिजनेस के अंदर, उनका डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, जो कि कहता है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर आप उन कंडीशंस को कंप्लाई करते हैं तो आफ्टर दैट आप जो प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे वो इनकम टैक्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। जो भी प्रॉफिट आप डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है कि इससे कम प्रॉफिट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं।
उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर जो एक सर्टेन लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, तो ऐसे में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, जो बेसिकली हमारे मेन सेक्शंस हैं 44 AD, 44 ADA और 44 AE। 44 AD जो बात करता है वो बात करता है इन केस ऑफ बिजनेसेस, जहां पर भी कोई बिजनेस किया जा रहा है। 44 ADA बात करता है प्रोफेशनल्स की, जहां पर भी कोई प्रोफेशन रन किया जा रहा है। और 44 AE बात करता है बेसिकली जो आपके ट्रक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो काम होता है, ट्रक ओनर जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है बात करता है 44 AE। तो आज हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत समझेंगे कि किस तरह आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करना होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 44 AD से, जो बात करता है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू कंप्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। तो जैसा कि नाम से पता चल पा रहा है, प्रिजम्पटिव बेसिस मीन्स एक डीम्ड प्रॉफिट यहाँ पर आपका माना जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट से कोई भी लेना देना नहीं होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो इररेलेवेंट होता है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई भी एलिजिबल एसएससी है, कोई भी एलिजिबल एसएससी है जो एलिजिबल बिजनेस रन करता है, तो ऐसे में उसको क्या करना है, उसको सिर्फ इतना करना है जो उसकी टोटल टर्नओवर है या फिर जो भी उसकी ग्रोस रिसीट्स है उसका 8% या फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करना है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स की जो टर्नओवर है वो 60 लाख रुपीज़ है, 60 लाख रुपीज़ उसकी टर्नओवर है, सेल्स है। तो यहाँ पर कहा गया कि 44 AD के तहत आपको क्या करना है, 60 लाख का 8% तो आपका होता है 4,80,000 रुपीज़। आपको अपना प्रॉफिट 4,80,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा डिक्लेयर करना है, उससे कम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं आप अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं। दैट मीन्स अगर आप 4,80,000 से कम का प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होंगी, और अगर आप 4,80,000 या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट दिखाते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी होंगी। तो यहाँ पर कहा गया कि इन केस ऑफ एन एलिजिबल एसएससी इंगेज्ड इन एन एलिजिबल बिजनेस, तो कोई भी एलिजिबल एसएससी अगर एलिजिबल बिजनेस रन करता है तो हम देखेंगे एलिजिबल एसएससी कौन है, एलिजिबल बिजनेस कौन सा बिजनेस है। ए सम इक्वल टू 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट्स ऑफ द एसएससी in the previous year on account of such business, or as the case may be, a sum higher than the aforesaid sum claimed to have been earned by the eligible SSC shall be deemed to be the profit and gain of such business chargeable to tax under the head profit and gains of business or profession। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आप जो आपकी टर्नओवर है या फिर ग्रोस रिसीट्स है उसका अगर 8% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं तो वही प्रॉफिट हम आपका जो है बिजनेस और प्रोफेशन से अर्न किया हुआ प्रॉफिट मान लेंगे। इन दैट सिचुएशन हमारे लिए एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो इररेलेवेंट होगा। मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए की टर्नओवर पर जो प्रॉफिट अर्न किया वो अर्न किया 10 लाख रुपीज़, लेकिन आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चले जाते हैं और वहाँ पर 8% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं 4,80,000। तो ऐसे में आपका प्रॉफिट 4,80,000 रुपीज़ ही माना जाएगा, 10 लाख रुपीज़ आपका प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, और आपको जो टैक्स देना होगा वो भी 4,80,000 रुपीज़ पर ही टैक्स देना होगा। साथ ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर एक और बेनिफिट दिया गया, कहा गया कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं, तो ऐसे में आप
जो 8% है उसकी जगह 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शंस मींस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अगर आप जो सेल परचेज कर रहे हैं उसकी पेमेंट आप बैंकिंग चैनल के जरिए रिसीव करते हैं, बैंकिंग चैनल के जरिए पे करते हैं, तो ऐसे में आप जो प्रॉफिट है उसका 6% तक डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल हैव इफेक्ट एज इफ फॉर द वर्ड्स 8% द वर्ड 6% had been substituted in respect of the amount of total turnover or gross receipts which is received by an account pay check or an account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic modes as may be prescribed during the previous year or before the due date specified in subsection 1 of section 139 in respect of that previous year। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आप अपनी जो टर्नओवर जो सेल है उसकी जो रिसिट है वो आप बैंकिंग चैनल के जरिए करते हैं तो ऐसे में आप 6% तक का प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उनकी टर्नओवर है 60 लाख रुपीज़। 60 लाख रुपीज़ की जो टर्नओवर है इनकी, उसमें से इनकी जो कैश सेल है, जो ये कैश में जो इन्होंने सेल की है वो 10 लाख रुपीज़ है, और जो इन्होंने बैंकिंग चैनल के जरिए जो सेल की है वो 50 लाख रुपीज़ है। दैट मीन्स 50 लाख रुपीज़ इन्होंने अकाउंट पे चेक के जरिए रिसीव किए हैं और 10 लाख रुपीज़ इन्होंने कैश में रिसीव किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 AD आप 10 लाख रुपीज़ का 8% और 50 लाख रुपीज़ का 6%, तो यहाँ पर आपका 80,000 और 3 लाख, तो आप जो है 3,80,000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट जो होगा आपका वो होगा 3,80,000 रुपीज़। तो वो आपको यहाँ पर जो है मिनिमम जो है डिक्लेयर करना होगा अंडर सेक्शन 44 AD। तो यहाँ पर ध्यान रखें, रुपीज़ 3,80,000 रुपीज़ का आपको जो है मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा। आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इससे कम प्रॉफिट अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो ऐसे में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर नहीं जा सकते हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। उसके अलावा यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38 shall be deemed to have been already given full effect to and no further deduction under those sections shall be allowed। इसका बेसिकली मतलब यह है कि अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं और 8% और 6% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे में आपको सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 38 की जो डिडक्शंस हैं वो नहीं दी जाएंगी। बेसिकली इसके अंदर जो है आपकी डेप्रिसिएशन की डिडक्शन, रेंट की डिडक्शन, बिल्डिंग मेंटेनेंस की डिडक्शन, सैलरी की डिडक्शन, वो सभी आपके जो बिजनेस एक्सपेंडिचर हैं, जो आपके खर्चे हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर इनकम टैक्स का कहना है कि हम आपको जो 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करने के लिए कह रहे हैं उसमें जो बैलेंस 92% बच जाता है वो हम आपके एक्सपेंडिचर मान रहे हैं। उसके अलावा आपको अलग से कोई भी एक्सपेंस अंडर सेक्शन 30 to 38 नहीं दिया जाएगा। और साथ ही जो आपकी जो कोई भी फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स है, उस पर भी जो डेप्रिसिएशन आपका है वो माना जाएगा, आपने क्लेम कर लिया है अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं। और जो WDV जो रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वह यह मानते हुए कैलकुलेट की जाएगी कि आप डेप्रिसिएशन जो है आप एक्चुअली क्लेम कर चुके हैं। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एनी एसेट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैलकुलेटेड एज इफ द SSC had claimed and had been actually allowed the deduction in respect of the depreciation for each of the relevant years। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इनकम टैक्स आपसे यह कह रहा है कि अगर आप 8% और 6%
जो भी अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं उसमें से आपको फर्दर और कोई खर्चा जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, वो आप कम नहीं कर सकते हैं। आपके सभी खर्चे मान लिए जाएंगे कि आपको अलाउ कर दिए गए हैं। अब उसके बाद बात आती है एलिजिबल एसएससी कौन है, एलिजिबल बिजनेस कौन सा बिजनेस है। तो एलिजिबल एसएससी में बताया गया एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म who is a resident but not a limited liability partnership firm। तो दैट मीन्स एक इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकती है। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकती है। एक पार्टनरशिप फर्म प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का रेजिडेंट होना जरूरी है। उसके साथ ही पार्टनरशिप फर्म जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, जिसको एलएलपी कहा जाता है, उसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखें, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म जो कि रेजिडेंट है, सिर्फ वही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हैं। उसके अलावा किसी को भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, इन सभी को जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया है। उसके साथ ही जो दूसरी कंडीशन लगाई गई कि जो एलिजिबल एसएससी है वही एलिजिबल एसएससी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकता है, हु हैज़ नॉट क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन एनी ऑफ द सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA और डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग C, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो ध्यान रखें, जो भी एसएससी है वह डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA और चैप्टर 6A में जो हेडिंग C है उसके अंदर जो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम है, बेसिकली जो सेक्शन 80IAIB की जो डिडक्शंस आती हैं वो क्लेम नहीं करता हो, तो वही आपका एलिजिबल एसएससी माना जाएगा और उसी को जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। अब बात आती है एलिजिबल बिजनेस कौन सा है। तो यहाँ पर कहा गया एनी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स इन सेक्शन 44AE। तो कोई भी बिजनेस आप सेक्शन 44AD में जा सकते हैं, सिवाय वो बिजनेस जो सेक्शन 44AE के तहत कवर किया गया है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था, वहाँ पर जो ट्रक ओनर होते हैं वहाँ उनकी इनकम जो है कंप्यूट की जाती है। उनके अलावा कोई भी बिजनेस जो है आप 44AD के तहत जा सकते हैं। दूसरा, आपकी जो टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट्स है इन द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़ रुपीज़। तो जो आपकी टर्नओवर है या फिर जो ग्रोस रिसीट्स हैं वो आपकी जो है 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो ऐसे में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा सकते हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कराने होंगे, साथ ही आपको 44AB सेक्शन के तहत ऑडिट करानी होगी। तो ध्यान रखें, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या उससे कम है। उसके बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप एक बार सेक्शन 44AD ऑप्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चले जाते हैं, तो आपको आगे के लिए भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ही रहना होगा। लेकिन अगर आप किसी भी ईयर में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो अगले 5 साल तक के लिए आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिस्टर एक्स है। अब मान लीजिए इन्होंने प्रीवियस ईयर 2018-19 के लिए सेक्शन 44AD को ऑप्ट किया और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया। अब प्रीवियस ईयर 2019-20 में ये सेक्शन 44AD को ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, तो ऐसे में अब ये प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 2020-21, 21-22, 22-23 और 23-24, इन सभी 5 सालों के लिए 44AD को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को छोड़ दिया तो आप अगले 5 सालों तक के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में दोबारा नहीं जा सकते हैं। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और अकॉर्डिंगली ही अपना प्रॉफिट जो है
वो डिक्लेयर करना होगा। वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर in accordance with the provision of this section and he declares profit for any of the 5 assessment year relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provision of subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of this section for 5 assessment year subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provision of सबसेक्शन 1। तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर 1920, 21, 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24 और 24, 25 इन सभी ईयर्स के लिए जो है आप 44 AD सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाना चाहते हैं तो 5 साल तक के लिए आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ही रहना होगा, और अगर आप 5 साल के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से बाहर आना चाहते हैं तो अगले 5 सालों के लिए आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा पाएंगे। उसके बाद कहा गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सेक्शन 44 AD ऑप्ट नहीं करता है तो ऐसे में उसको अगले 5 साल तक के लिए 44 AD के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही अगर जो उसकी इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से भी कम रह जाती है तो ऐसे में उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this section, an eligible SSC to whom the provision of subsection 4 are applicable and whose total income exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents as required under subsection 2 of section 44AA and get them audited and furnish a report of such audit as required under section 44AB। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो 44 AD को ऑप्ट नहीं कर रहा है और ऐसे में उसकी जो इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड कर जाती है। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स का मतलब है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो जो आपकी 2.5 लाख की, 3 लाख की और 5 लाख की जो लिमिट होती है वो लिमिट यहाँ पर बेसिकली बताई गई है। उस लिमिट से ज़्यादा अगर इनकम होती है तो ऐसे में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। यह उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने पहले 44 AD को ऑप्ट किया लेकिन 5 साल के अंदर ही उन्होंने 44 AD को छोड़ दिया। उसके अलावा यहाँ पर 3 तरह के बिजनेस और बताए गए जिनके केस में सेक्शन 44 AD को ऑप्ट नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रोफेशन को रन कर रहा है अंडर सेक्शन 44AA, क्योंकि इसके लिए एक अलग से सेक्शन बताया गया है 44ADA जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ए पर्सन कैरिंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, तो कोई भी अगर एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट है जो ब्रोकरेज जिसकी इनकम कमीशन इनकम है तो ऐसे में उसको भी सेक्शन 44 AD के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा ए पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, तो कोई भी व्यक्ति जो एजेंसी बिजनेस रन कर रहा है वो भी 44 AD सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा सेक्शन 44 AD क्या है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आपको कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अगर आप टोटल टर्नओवर या टोटल ग्रॉस रिसीट्स का 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे में आपका जो डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है वही प्रॉफिट डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट आपका इररिलेवेंट रहेगा। और अगर आपकी रिसीट्स बैंकिंग चैनल के जरिए है तो ऐसे में आप 6% भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप जो टर्नओवर जो सेल करते हैं उसकी रिसीट्स जो है वो आपको ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसे में 31 जुलाई आपके लिए लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो 31 जुलाई तक आपको यह चेक करना है कि आपकी जो रिसीट्स हैं वो बैंकिंग चैनल के जरिए है या फिर कैश रिसीट्स हैं। तो उस डेट तक आप जो है अपना क्राइटेरिया लेकर चल सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप जो अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। इन केस ऑफ ए प्रोफेशन आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कैसे फॉलो कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए बेसिकली यहाँ पर सेक्शन 44ADA
दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो ऐसे में आपको सेक्शन 44 ADA के तहत जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी इन केस ऑफ ए प्रोफेशनल, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करना चाहते हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ प्रोफेशन ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। तो यहाँ पर कहा गया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 28 to 43C। तो यहाँ पर बेसिकली आपको सेक्शन 28 से लेकर 43C तक कोई भी सेक्शन कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक SSC हैं और रेजिडेंट इन इंडिया है, हु इज़ इंगेज्ड इन ए प्रोफेशन, और आप एक प्रोफेशन को रन कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं और वह प्रोफेशन जो है अंडर सेक्शन 44AA के तहत जो है नोटिफाइड है। बेसिकली सेक्शन 44AA के तहत जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी अकाउंटेंट्स हैं, जो भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, जो भी एडवोकेट्स हैं, वो सभी प्रोफेशनल्स को सेक्शन 44AA के तहत नोटिफाई किया गया है। और जिनकी भी ग्रॉस रिसीट, हुज टोटल ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़ इन ए प्रीवियस ईयर, और जिसकी भी जो टोटल रिसीट है वो 50 लाख रुपए तक है, 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में आपको कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा, कितनी इनकम डिक्लेयर करनी होगी, वो बताया गया ए सम इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसीट ऑफ द SSC। तो जितनी भी आपकी ग्रॉस रिसीट है उसका 50% आपको मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा। मान लीजिए आपकी ग्रॉस रिसीट्स है 12 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको कम से कम 6 लाख रुपीज़ की जो है इनकम डिक्लेयर करनी होगी, 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा अंडर सेक्शन 44 ADA, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करना चाहते हैं। और एज द केस में बी ए सम हायर देन द अफोर्सेड अमाउंट। तो आप 50% से ज़्यादा अगर इनकम या प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन कम आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ सच प्रोफेशन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो बेसिकली आपको यहाँ पर किन किन कंडीशंस का ध्यान रखना है। आपका रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है, दूसरा आप एक प्रोफेशनल होने जरूरी है अंडर सेक्शन 44AA, आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपका जो प्रॉफिट या इनकम है वो ग्रॉस रिसीट का कम से कम 50% डिक्लेयर होना चाहिए। तो इन दैट सिचुएशन आप सेक्शन 44 ADA को फॉलो कर सकते हैं और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि जितना भी आप प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे मिनिमम 50% और 50% से ज़्यादा अगर आप डिक्लेयर करते हैं, दोनों ही सिचुएशंस में आपको अलग से कोई भी एक्सपेंस जैसे कि रेंट है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, वो आपको क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। एनी डिडक्शन अलाउएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 to 38 shall for the purpose of subsection 1 be deemed to have already been given full effect to and no further deduction under section this section shall be allowed। तो यह मान लिया जाएगा कि ये सभी डिडक्शंस आपको दे दी गई हैं, आपको अलग से इनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको जो 50% की जो डिडक्शन दी गई है, आप 50% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इस 50% के अंदर आपकी सारी डिडक्शंस आ जाती है। उसके अलावा बताया गया कि जो भी आपकी फिक्स एसेट्स है जिन पर डेप्रिसिएशन दिया जाना था, तो यहाँ पर कहा गया डेप्रिसिएशन मान लिया जाएगा, आपने क्लेम कर लिया है, और उन फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है वो भी उस डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर दी जाएंगी। The written down value of any asset used for the purpose of profession shall be deemed to have been calculated as if the SSC had claimed and had been actually allowed the reduction in respect of the depreciation for each of the relevant assessment year। इसका मतलब यह है कि आपको डेप्रिसिएशन अलग से क्लेम करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपकी एसेट्स जो होंगी फिक्स एसेट्स, उनको डेप्रिसिएशन वैल्यू से हर साल जो है डेप्रिसिएट किया जाएगा।
उसके अलावा बताया गया अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो 50% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करे तो ऐसे में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे जिनसे वो यह प्रूव कर सके कि उसकी एक्चुअल इनकम 50% से कम है और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट भी कराने होंगे। अगर उसकी मैक्सिमम अमाउंट जो है नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा है, दैट मीन्स उसकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, an SSC who claims that his profit and gains from the profession are lower than the profit and gains specified in subsection 1, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर उसका जो प्रॉफिट है वो सबसेक्शन 1 में बताए गए प्रॉफिट से कम है। तो सबसेक्शन 1 में बताया गया था मिनिमम प्रॉफिट 50%, तो उसका प्रॉफिट 50% से भी कम है एंड हुज टोटल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, और उसकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। तो ऐसे में shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents as required under subsection 1 of section 44AA and get them audited and furnish a report of such audit as required under section 44AB। तो ऐसे में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने होंगे और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट भी कराना होगा और सेक्शन 44AB के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होगी। तो ये बेसिकली कंडीशंस दी गई थी, प्रोविजंस बताए गए थे फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इन केस ऑफ ए प्रोफेशनल। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि सर किसे ITR 3 फाइल करनी है, किसे ITR 4 फाइल करनी है। ITR 3 बेसिकली उन बिजनेस या प्रोफेशनल्स को फाइल करनी होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन ITR 4 वो लोग फाइल करेंगे जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करना चाहते हैं सेक्शन 44AD के तहत, 44ADA के तहत और 44AE के तहत। तो ऐसे में वो लोग ITR 4 फाइल करेंगे। सेक्शन 44AE जो बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरीज। तो बेसिकली जो ट्रक ओनर्स हैं उनके लिए यह सेक्शन दिया गया है। Notwithstanding anything to the contrary contained in section 28 to 43C, in case of an SSC who owns not more than 10 goods carries at any time during the previous year, तो बेसिकली सबसे पहले तो सिर्फ वही व्यक्ति इस सेक्शन के तहत जा सकता है जिसके पास 10 से ज़्यादा गुड्स कैरीज नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर 10 से ज़्यादा गुड्स कैरीजेज हैं तो ऐसे में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, वह प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो नहीं कर सकता है। तो जिसके पास भी 10 या 10 से कम गुड्स कैरीजेज हैं वही इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकता है। एंड हु इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग सच गुड्स कैरीजेज, और जो है वह इस बिजनेस के अंदर है जो प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग सच गुड्स कैरीजेज, इन गुड्स कैरीजेज को जो है रन करता है, हायरिंग पर देता है, किराए पर देता है, लीज पर देता है। द इनकम ऑफ सच बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन shall be deemed to be the aggregate of the profit and gain from all the goods carries owned by him in the previous year, computed in accordance with the provision of subsection 2। तो यहाँ पर कहा गया कि बेसिकली सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो गुड्स कैरीज है वो ओन्ड होने चाहिए। अगर गुड्स कैरीज ओन्ड नहीं है, खुद के नहीं है, तो ऐसे में यह सेक्शन आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम ईच गुड्स कैरीज, तो यहाँ पर प्रत्येक गुड्स कैरीज के लिए यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी होगी। दो पार्ट्स में यहाँ पर व्हीकल को डिवाइड किया गया, नंबर 1 हैवी गुड्स व्हीकल और नंबर 2 अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। तो आपको बेसिकली देखना होगा जो आपका व्हीकल है, जो आपका ट्रक है, वो हैवी गुड्स में आता है या अदर देन हैवी गुड्स में आता है।
तो यह कैसे पता चलेगा कि वह हैवी गुड्स में है या फिर अदर देन हैवी गुड्स में? तो जिनका भी ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा है वो माना जाएगा हैवी गुड्स व्हीकल, और जिसका भी वेट 12,000 किलोग्राम तक है उसको माना जाएगा अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया, बीइंग ए हैवी गुड्स व्हीकल शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू 1,000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट एज द केस मे बी फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द हैवी गुड्स व्हीकल इज owned by the SSC in the previous year or an amount claimed to have been actually earned from such vehicle whichever is higher। तो यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक 1 टन के वेट के लिए आपको 1,000 रुपये की इनकम पर मंथ माननी होगी। मान लीजिए आपके जो ट्रक का वेट है वो 14 टन है, 14,000 किलोग्राम है, तो ऐसे में यहाँ पर आपकी इनकम होगी 14 टन इंटू 1,000, 14,000 रुपये पर मंथ पर व्हीकल। अगर मान लीजिए आपके गुड्स का वेट है 14,500 किलोग्राम, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि पर टन का वेट आप उसके लिए आपको 1,000 किलोग्राम लेने हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे में 14 टन के लिए 1,000 रुपये के हिसाब से 14,000 रुपये की ही इनकम पर मंथ कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह यह इनकम कैलकुलेट की जाएगी। अगर मान लीजिए अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है, आपके जो ट्रक का वेट है वो 12 टन से कम है, तो ऐसे में सीधा सीधा आपको 7,500 रुपीज़ फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मान लीजिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 महीने 8 डेज के लिए आपका जो ट्रक है वो आपके पास रहा, उसके बाद आपने इसको बेच दिया, तो ऐसे में 10 महीने और 8 डेज को भी 1 महीना माना जाएगा। तो यहाँ पर 11 महीने की इनकम आपकी जो है कैलकुलेट की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो पर टन 1,000 रुपीज़ की इनकम कैलकुलेट की जाएगी फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और अगर अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है तो ऐसे में 7,500 रुपीज़ पर मंथ की इनकम मानी जाएगी। इससे ज़्यादा इनकम अगर आप दिखाना चाहते हैं, डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे कम इनकम आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाना चाहते हैं। और यहाँ पर ये दोनों ही जो इनकम बताई गई वो ईच गुड्स कैरिज, अगर आपके पास एक से ज़्यादा गुड्स कैरिज है तो वो उतनी ही अमाउंट आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास हैवी गुड्स व्हीकल है और आपके पास 3 हैवी गुड्स व्हीकल है, तो ऐसे में आपको तीनों के वेट के अकॉर्डिंग आपको जो है उनकी इनकम कैलकुलेट करनी होगी। मान लीजिए तीनों का जो वेट है वो 13 टन है, तो ऐसे में 13 टन इंटू 1,000 रुपये पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इंटू 3 ट्रक्स, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी इनकम आ जाती है 12,000, 36,000, 36 इंटू 13, ₹4,68,000 रुपये। तो यह आपकी जो है इनकम आ जाती है अंडर सेक्शन 44AE। इससे ज़्यादा इनकम आप डिक्लेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन कम इनकम डिक्लेयर करेंगे तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि जितनी भी डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 30 to 38 वो आपकी डीम्ड टू बी अलाउड मानी जाएगी, कोई फर्दर डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर एक प्रोविज़ो इंसर्ट किया गया है कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो ऐसे में जो भी सैलरी इंटरेस्ट आप पार्टनर को देंगे वो आप इस इनकम से कम कर सकते हैं। शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम कंप्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड लिमिट्स स्पेसिफाइड इन क्लोज बी ऑफ सेक्शन 40। यह जो प्रोविज़ो है
यह सेक्शन 44 AD और ADA में नहीं है, स्पेसिफिकली सेक्शन 44 AE के अंदर यह प्रोविजो इंसर्ट किया गया है। और रिटर्न डाउन वैल्यू जो आपकी है वो यह मानते हुए कम कर दी जाएगी हर साल कि आपने डेप्रिसिएशन को क्लेम कर लिया है। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एनी एसेट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 1 shall be deemed to have been calculated as if the SSC had claimed and had been actually allowed the reduction in respect of depreciation for each of the relevant assessment year। तो यह मानते हुए कि आपने हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, आपकी जो एसेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू है वो रिड्यूस कर दी जाएगी। The provision of section 44AA 44AB shall not in apply so far as they relate to business referred to in subsection 1, and in computing the monetary limits under those sections the gross receipts or as the case may be the income from the said business shall be excluded। तो यहाँ पर सेक्शन 44AA जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की बात करते हैं, 44AB जो ऑडिट कराने की बात करते हैं, वो आपके यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि अगर एसएससी जो इनकम सबसेक्शन 2 में बताई गई है उससे कम इनकम डिक्लेयर करना चाहता है तो ऐसे में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट भी कराना होगा। Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this section, an SSC may claim lower profits and gains other than the profit and gains specified in subsection 1, subsection 2 if he keeps and maintains such books of accounts and other documents as required under subsection 2 of section 44AA and gets his accounts audited and furnish a report of such audit under section 44AB। तो यहाँ पर अगर वो सबसेक्शन 2 के तहत डिक्लेयर की जाने वाली इनकम से कम इनकम डिक्लेयर करना चाहता है तो ऐसे में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और साथ ही ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी होगी। तो ट्रक ओनर के लिए ये बेसिकली कंडीशंस दी गई थी। आपको ध्यान रखना है ट्रक ओनर के केस में अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको जो व्हीकल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, हैवी गुड्स व्हीकल और अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। जिन भी गुड्स व्हीकल का वेट जो है ग्रोस वेट वो 12 टन से ज़्यादा है, इन दैट केस वो आपका हैवी गुड्स व्हीकल माना जाएगा। उसके अलावा जो है जिनका वेट 12 टन तक है उनके लिए अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल माना जाएगा। हैवी गुड्स व्हीकल के केस में आपको प्रत्येक टन के लिए 1000 रुपये की इनकम पर मंथ बेसिस पर डिक्लेयर करनी होगी। अदर देन हैवी गुड्स के लिए आपको 7500 रुपये पर मंथ जो है इनकम डिक्लेयर करनी होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।